हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 50C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। सेक्शन 50C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द फाइनेंस एक्ट 2002 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2003 and it was introduced to determine the full value of consideration in the case of sale of land or buildings while calculating capital gains thereon, as most of the people showed the value of property less than the fair market value to avoid capital gain taxes. तो फ्रेंड्स, सेक्शन 50C को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि मोस्ट ऑफ द पर्सनस जब अपनी लैंड या बिल्डिंग को सेल करते थे तो उसकी वैल्यू, जो सेल कंसिडरेशन होता था, उसको उन्होंने कम दिखाना शुरू कर दिया एज़ कम्पेयर टू देयर फेयर मार्केट वैल्यू, ताकि कैपिटल गेंस के जो टैक्स हैं वो कम से कम पड़े उनको। जैसा कि आप जानते हैं, कैपिटल गेंस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? सेल कंसिडरेशन में से कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है एंड अदर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सेल कंसिडरेशन में से कम करके जो भी वैल्यू निकल के आती है वो कैपिटल गेंस होते हैं और उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो अगर सेल कंसिडरेशन ही कम दिखाया जाएगा तो कैपिटल गेंस कम आएंगे, कैपिटल गेंस कम आएंगे तो कम टैक्सेस लगेंगे। तो इस चीज़ को कर्ब करने के लिए सेक्शन 50C को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें कि सेल कंसिडरेशन को की वैल्यू को कितना होना चाहिए, वो कैसे डिसाइड होगी, उसके बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 50C एक बेयर रीडिंग हम सेक्शन 50C की करते हैं। वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज रिजल्ट ऑफ द ट्रांसफर बाय अ पर्सन ऑफ ए कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज लेस देन द वैल्यू अडॉप्टेड और असेस्ड और असेसेबल बाय एनी अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट गवर्नमेंट SPA for the purpose of payment of stamp duty in respect of such transfer, the value so adopted or assessed or assessable shall for the purpose of section 48 be deemed to be the full value of the consideration received or accruing as a result of such transfer. सो इसका मीनिंग यही है, इस सेक्शन में यही बताया गया है कि अगर सेल कंसिडरेशन किसी लैंड और बिल्डिंग का जो स्टैम्प वैल्यू से अगर कम दिखाया गया है तो वो स्टैम्प वैल्यू जो भी है, जो भी असेस की गई है स्टेट गवर्नमेंट की स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा, वही वैल्यू फिर ली जाएगी। इस सेक्शन में यही बताया गया है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल की तरह से भी समझ सकते हैं, जिससे कि हमें इजीली समझ में आ जाए। मान लीजिए सेल कंसिडरेशन 20 लाख है किसी प्रॉपर्टी का, जो दिखाया गया है सेल डीड में या पेपर्स में, लेकिन वैल्यू जो कि स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने, जो स्टेट की जो अथॉरिटी होती है, उन्होंने जो स्टैम्प वैल्यूएशन के पर्पस से जो वैल्यू लगाई है वो उसकी वैल्यू लेकिन 22,50,000 है अगर, तो ऐसे केस में सिंपली सेल कंसिडरेशन की वैल्यू जो 50C के सेक्शन 50C के हिसाब से कैपिटल गेंस निकालने के लिए जो लगाई जाएगी वो 22,50,000 ही फिर होगी, ना कि 20 लाख। सेक्शन 50C के कुछ प्रोविजोज भी हैं, हम उन प्रोविजोज को रीड करते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर द डेट ऑफ the agreement fixing the amount of consideration and the date of registration for the transfer of the capital asset are not the same, the value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority on the date of the agreement may be taken for the purpose of computing full value of consideration for such transfer, provided further that the first proviso shall apply only in a case where the amount of consideration or a part thereof has been received by way of an account pay check or account pay bank draft or by use of electronic clearing system through a bank account or on or before the date of the agreement for transfer। तो इसका मतलब यही है कि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि पहले एग्रीमेंट टू सेल बनता है, उसके कुछ देर बाद ही प्रॉपर्टी फिर ट्रांसफ़र की जाती है, एक्चुअल रजिस्ट्रेशन भी होता है उसका रजिस्ट्रार ऑफिस में जा कर के, तो इन दोनों में गैप होता है। जैसे हम एग्रीमेंट बनाते हैं, पहले तो एक एग्रीमेंट ही खाली बनाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी हम सेल करें, उसमें कुछ एडवांस भी दे दिया जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और फिर उसके 1-2 महीने बाद जब सब कुछ बायर के द्वारा भी सब और भी फंड्स अरेंज कर लिए जाते हैं तो फिर एक रजिस्ट्री की जाती है, तो इसमें टाइम गैप भी रहता है। तो इस टाइम गैप की वजह से हो सकता है कि एग्रीमेंट करते वक्त
उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो कुछ और हो, और 2 महीने बाद या 1 महीने बाद जब रजिस्ट्रेशन हो रही है तो उसकी स्टैम्प की वैल्यूएशन जो अथॉरिटी के द्वारा कुछ और हो, तो ऐसे केसेस में नॉर्मली रजिस्ट्रेशन करते वक्त, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बाद में कराया जाता है, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि रजिस्ट्रेशन करते वक्त उस वक्त की स्टैम्प वैल्यूएशन ड्यूटी हाइयर हो और एग्रीमेंट के टाइम पे स्टैम्प वैल्यूएशन ड्यूटी लोअर हो, ज़्यादा चांसेस यही होते हैं। तो कोई भी एसएससी तो यही चाहेगा कि लोअर वाली ही वैल्यूएशन उसकी ली जाए, तो इस सेक्शन, इस प्रोविज़ो में यही बताया गया है कि वो ली जा सकती है। और उसकी एक कंडीशन भी है कि एग्रीमेंट के टाइम पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर एडवांस दिया गया हो बायर के द्वारा सेलर को, ताकि ये लगे कि वो एग्रीमेंट प्रॉपर एग्रीमेंट था, एक्चुअली में वो एग्रीमेंट था। क्योंकि अगर एक्चुअल एग्रीमेंट वाकई में था तो इसीलिए बैंकिंग चैनल से कोई ना कोई पेमेंट भी की गई है जो कि उसका प्रूव होगा। तो ये एक कंडीशन भी है, लेकिन उसकी हम इसको एक एग्जांपल की तरह से भी समझ सकते हैं जिससे हमें ईजिली समझ में आ जाए ये दोनों प्रोविज़ोज़। मान लीजिए सेल कंसिडरेशन 20 लाख है और डेट ऑफ एग्रीमेंट जो थी वो 1 जनवरी थी, और एग्रीमेंट में बाकायदा उसको एडवांस भी दिया गया है, कुछ पार्ट पेमेंट भी किया गया है 5 लाख का थ्रू बैंकिंग चैनल, विच इज़ द कंडीशन। ये होना चाहिए, बैंकिंग चैनल से ही पेमेंट होना चाहिए, वो भी पेमेंट एग्रीमेंट की डेट या उससे पहले वो पेमेंट होना चाहिए। तो एग्रीमेंट की डेट को पेमेंट हो गया था। इसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फरवरी में, 12 फरवरी को वो रजिस्ट्रेशन की डेट है, तो डेट बाद में है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एग्रीमेंट की डेट पे जो वैल्यू थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन वो थी 22,50,000, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन थी वो थी 24 लाख। तो हमने जो अभी प्रोविज़ो पढ़े थे उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 50C सेक्शन के हिसाब से जो वैल्यू आएगी वो होगी 22,50,000, क्योंकि एसएससी के लिए वही फ़ायदेमंद है और सेक्शन में वो प्रोवाइड किया गया है कि एसएससी के लिए जो भी फ़ायदेमंद है वो वैल्यू हम एग्रीमेंट डेट वाली जो वैल्यू है वो ले सकते हैं, लेकिन उसकी ये शर्त है कि पार्ट पेमेंट ज़रूर हुआ हो एग्रीमेंट के टाइम पे या उससे पहले, तो जो कि हुआ भी है, 5 लाख रुपए की पार्ट पेमेंट भी हुई है। तो यहाँ पर 22,50,000 जो जिससे कि एसएससी को फ़ायदा होगा, तो वो वैल्यू हम ले सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा एक प्रोविज़ो और भी है, provided also that where the value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority does not exceed 110% of the consideration received or accruing as a result of the transfer, that consideration so received or accruing as a result of the transfer shall for the purpose of section 48 be deemed to be the full value of the consideration। ये जो 110% का जो प्रोविज़ो में ये जो बताया गया है वो पहले 105% था अप टू द असेसमेंट 2021। तो यहाँ पर इसका ये सीधा सा यही मतलब है कि अब तक हमने यही सिंपल बताया था कि अगर सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही माना जाएगा, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन 110% ऑफ कंसीडरेशन से एक्सीड करती है, ये तभी माना जाएगा, तभी स्टैम्प ड्यूटी को लिया जाएगा। तो थोड़ा रिलैक्स दिया गया है एसएससी को। ये इस प्रोविज़ो को और अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल के रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेल कंसीडरेशन 20 लाख है और वैल्यू अडॉप्टेड बाय स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी 21,50,000 है। तो सिंपल रूल में तो हमें 21,50,000 लेनी चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, क्योंकि सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। लेकिन यहाँ पर हम 20 लाख ही सेल कंसिडरेशन को एज़ पर सेक्शन 50C लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 110% ऑफ ₹20 लाख जो अमाउंट है उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये 50C का जो जनरल रूल है वो तभी एप्लीकेबल होगा जब कम से कम 110% से ज़्यादा की स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू हो। नाउ वी गो टू सेक्शन 50C2। सेक्शन 50C2 क्या कहता है
कि विदाउट prejudice to the provision of subsection 1 where the assessee claims before any assessing officer that the value adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority and the subsection will exceed the fair market value of the property as on the date of transfer. The value so adopted or assessed or assessable by the stamp valuation authority under subsection 1 has not been disputed in any appeal or revision, or no reference has been made before any other authority, court or the high court. The assessing officer may refer the valuation of the capital asset to a valuation officer. यानी अगर किसी असेसी को ये लगता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही प्रैक्टिकली बहुत हायर है, उसको ऐसा फील होता है कि नहीं ये तो जो भी है वैल्यू बहुत ज़्यादा हायर है, हमें तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस पड़ रहे हैं और ये वैल्यू प्रैक्टिकल नहीं है, ये बहुत हायर है, तो वो एक अपील कर सकता है। असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन भी दे सकता है कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा हायर लग रही है। तो असेसिंग ऑफिसर ऐसे केस में असेसी का जो क्लेम है उसको एक्सेप्ट करके एक वैल्यूएशन जो ऑफिसर होता है उसको रेफ़र कर सकता है वो केस कि भाई आप चलिए देखिए, आप बताइए कि हो सकता है असेसी ठीक बोल रहा हो। और उसका एक कंडीशन ये भी है कि ऑलरेडी उसकी वैल्यूएशन जो इस तरह की जो वैल्यूएशन है ऑलरेडी किसी और अपील में ना हो या किसी कोर्ट में उसका ऑलरेडी ना चल रहा हो कोई भी इस तरह का केस, तो वो एक वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर सकता है। अब सेक्शन 50C3 क्या कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन 2 वेयर द वैल्यू असर्टेन्ड अंडर सबसेक्शन 2 एक्सीड द वैल्यू अडॉप्टेड और assessable by the stamp valuation authority referred to in subsection 1, the value so adopted or assessed or assessable by such authority shall be taken as the full value of the consideration received or accruing as a result of the transfer। अभी हमने पिछली स्लाइड में तो ये देख लिया कि उसने असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की बात मान ली कि भाई उसको ज़्यादा वैल्यू लग रही है स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू, तो उसने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर दिया कि एक वैल्यूएशन ऑफिसर से भी वैल्यू करवा लेते हैं, क्या वाकई असेसी सही बोल रहा है। अगर तो वैल्यूएशन ऑफिसर फिर उसकी वैल्यू को कम डिटरमिन करता है, कम उसको आंकता है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो असेसिंग ऑफिसर भी अलाउड कर देगा। लेकिन अगर असेसिंग ऑफिसर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को जो असर्टेन करता है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी हायर असर्टेन कर देता है, तो क्या होगा अब? तो ऐसे केसेस में भी असेसी को एक राहत ही दी गई है कि इन केस द वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू को और भी ज़्यादा डिटरमिन कर देता है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से भी ज़्यादा डिटरमिन कर देता है, उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक ही जो है उसकी वैल्यू को रखा जाएगा। फिर वो वैल्यूएशन ऑफिसर की हायर वाली वैल्यू को नहीं लिया जाएगा 50C के पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पर 50C3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अथॉरिटी ने जो वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाली अडॉप्ट करी है वही वैल्यू फिर उस केस में लेंगे अगर हायर वैल्यू असर्टेन कर देता है वैल्यूएशन ऑफिसर। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे सेल कंसिडरेशन 20 लाख था, वैल्यू जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी वो 22,50,000 थी। असेसी ने कहा असेसिंग ऑफिसर को कि 22,50,000 तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो हम तो ये क्लेम करेंगे कि ये हायर साइड पे है। तो उसके क्लेम को रखते हुए असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफ़र कर दिया, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने तो बल्कि 22,50,000 से भी ज़्यादा की वैल्यू कर दी, उसने तो 23 लाख बता दिया उसको, जबकि असेसी तो सोच रहा था शायद 20 लाख बताएगा या 21 लाख बताएगा। तो ऐसे केस में कम से कम असेसी को इतनी राहत तो है कि 22,50,000 तक वो सीमित रहेगा, वो वैल्यूएशन 50C के हिसाब से 22,50 ही फिर लिया जाएगा सेल कंसीडरेशन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको 50C के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।